जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग कुछ मैसेज है, कुछ नोटिफिकेशन है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वेलफेयर से जुड़ी जो नई नई जानकारी आती है वो आपको दी जाती है इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है, आपको सही गाइड करा जाता है, सही रास्ता दिखाया जाता है। तो दोस्तों, तमाम जानकारियां पाने के लिए और अपनी पेंशन का सोल्यूशन लेने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। ओवर स्टे ऑफ लीव यानी OSL या एब्सेंट विदाउट लीव को भी क्या MACP लागू है? दोस्तों, ये मैंने पहले वीडियो में भी कंफर्म किया है कि जितने भी OSL के केस हो गए या फिर एब्सेंट विदाउट लीव के केस हो गए या फिर जिनकी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है, उनके लिए रिकॉर्ड MACP नहीं दे रहा। आपको वो मना करेगा कि आपकी क्वालिफाइंग सर्विस पूरी नहीं है। जैसे कोई सिपाही है, नायक है, अगर उनकी क्वालिफाइंग सर्विस 16 साल नहीं है, यानी 16 साल पूरे होने में 28 दिन कम हो गए या फिर 25 दिन कम हो गए, 24 दिन कम हो गए, तो रिकॉर्ड उनको MACP नहीं देगा। ऐसी अगर हवलदार हैं जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 24 साल पूरी नहीं है, 24 साल पूरे होने में 22 दिन कम हो गए या फिर 15 दिन कम हो गए, 20 दिन कम हो गए, तो उनको रिकॉर्ड MACP नहीं देगा। लेकिन दोस्तों, इसके बेस पर कई कोर्ट केस भी हुए हैं और कुछ पेंशनर कर भी रहे हैं वकीलों का साथ देकर। तो दोस्तों, ऐसे जो केस हो गए OSL वाले या फिर AWL वाले, उनको भी MACP दिलवाई जा सकती है, लेकिन उसके बेस पर कुछ डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे, भारत सरकार के लेटर दिखाने होंगे या फिर कोर्ट केस करना पड़ेगा, तभी रिकॉर्ड के थ्रू कार्रवाई करी जा सकती है MACP दिलवाने के लिए। तो ऐसे केस भी दोस्तों बहुत हैं। काफी पेंशनर्स कमेंट भी करते हैं, क्या सर हमें MACP मिलेगी, क्या हम रिकॉर्ड के थ्रू चले जाए? पहले दोस्तों आपके पास गवर्नमेंट के लेटर होने चाहिए कि आपको MACP दी जानी चाहिए। या तो फिर आप वकील का सपोर्ट कर सकते हैं, वकील को ले सकते हैं, कोर्ट केस कर सकते हैं। अगर फैसला आपके हक में हो जाता है तो फिर आपको MACP मिल पाएगी। तो दोस्तों, ऐसे केस भी हम देख रहे हैं जिनकी ओवर स्टेइंग लीव हो गई या फिर एब्सेंट विदाउट लीव है, जिनको MACP दी जा सकती है। तो ऐसे केस भी हम टैकल करके आगे प्रोसेस कर रहे हैं कि इनका भी कुछ हो जाए, इनको भी MACP मिल जाए। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। 7 अगस्त 2003 से 31/12/2005 के बीच में आए 24 साल के हवलदारों को ACP नायब सूबेदार की पेंशन नहीं मिलेगी। जी हां दोस्तों, एक बार ये पीरियड आप ध्यान से समझ लीजिए। ये पीरियड है 7 अगस्त 2003 से 31/12/2005 के बीच में जो 24 साल करके हवलदार आए हैं, उनको ACP नायब सूबेदार की पेंशन नहीं मिलेगी। इनको अपने रैंक की ही पेंशन मिलेगी, वो भी 24 साल की सर्विस पे हवलदारों को। इनको ACP नायब सूबेदार की पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों रूल्स के अकॉर्डिंग जो ACP का रूल है वो है 2 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन देने का, 2 ACP देने का, पहली नायक की, दूसरी हवलदार की। तो दोस्तों, जो भी हवलदार हैं उनको नायब सूबेदार की पेंशन नहीं मिलेगी, ACP नहीं मिलेगी। ये बात आप याद रख लीजिए। अगर आप कार्रवाई करते भी है रिकॉर्ड से तो रिकॉर्ड आपको नहीं देगा। तो एक बार आप सही से समझ लीजिए। सिर्फ 2 मिलेगी, 10 साल पे और 20 साल पे, नायक की और हवलदार की। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। PCDA CDA से अब नए सर्कुलर आना बंद हो गए हैं। कोई भी जानकारी सही से पता नहीं चलती पेंशनर को। PCDA स्पष्ट से जानकारी के सर्कुलर जारी करने चाहिए। जी हां दोस्तों, आप देख रहे होंगे काफी लंबे समय से PCDA CDA की तरफ से कोई सर्कुलर आ ही नहीं रहा है। ना ही स्पर्श के रिगार्डिंग आ रहा है, ना ही कोई पेंशन के रिगार्डिंग आ रहा है, ना ही किसी और चीज से रिलेटेड आ रहा है। यानी पेंशनर को, फैमिली पेंशनर को कुछ पता ही नहीं लगता। ये तो दोस्तों कुछ एजेंसी हैं जो लिखकर टाइप कर देती हैं कमेंट में कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं हुआ, आप करवा लीजिए, या फिर जो यूट्यूब चैनल्स हैं अच्छे अच्छे, उनके द्वारा आपको पता लग जाता है। लेकिन PCD स्पर्श की तरफ से कोई भी ऐसा सर्कुलर नहीं आ रहा जिससे पेंशनर को सहूलियत हो सके। अब ये पता नहीं कि PCD की वेबसाइट बंद है, जब से सर्कुलर आना बंद हो गए, या फिर उससे पहले से नहीं आ रहे। क्योंकि दोस्तों मैं जानता हूं पहले PCD CDA सर्कुलर बहुत निकालता था, कभी कोई सा सर्कुलर आ रहा है, कभी कोई सा सर्कुलर आ रहा है, तो उसके जरिए पेंशनर्स अवेयर होते थे, जागरूक होते थे। लेकिन जब से PCD CDA ने सर्कुलर बंद करें तो उससे पेंशनर की भी दिक्कत बढ़ी है। पेंशनर को कोई नई इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है।
तो दोस्तों ये थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए मैं बोलता हूं कि जो पीसीडी हो गया, स्पर्श हो गया, उसको अपने बीच बीच में नए नए सर्कुलर निकालने चाहिए। यानी जो भी पेंशनर्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके सोल्यूशन के लिए कुछ नए सर्कुलर निकालने चाहिए। पेंशनर को सही तरीके से गाइड करा जाना चाहिए। अब दोस्तों जो नए नए जैसे स्पर्श के प्रोग्राम हो गए या फिर कहीं स्पर्श का कोई कार्यक्रम हो रहा है पेंशनर की प्रॉब्लम सॉल्व करवाने का, वो दोस्तों कहीं हमें दूसरी जगह देखने पड़ते हैं, किसी पब्लिक साइट पे या फिर दूसरी जगह। लेकिन पीसीडी स्पर्श अपने नए सर्कुलर नहीं निकाल रहा, ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से पीसीडी स्पर्श से ये गुजारिश करूंगा, जो भी आप नई नई इंफॉर्मेशन निकालते हैं या फिर जो पेंशनर की प्रॉब्लम आती है उसके सोल्यूशन के लिए भी आप नए नए सर्कुलर निकालिए, ताकि वो पेंशनर के पास पहुंचे, पेंशनर उसे पढ़े या फिर वो हमारे पास पहुंचे, फिर हम पेंशनर को समझा पाए। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। इक्वल एमएसपी का फायदा क्या सभी को मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, काफी पेंशनर्स का ये सवाल रहता है कि जब इक्वल एमएसपी हो जाएगी या फिर आपकी एमएसपी बढ़ जाएगी तो इसका जो लाभ है, इसका बेनिफिट हर एक पेंशनर को मिल पाएगा? दोस्तों आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा, वो भी 100%, कि जब इक्वल एमएसपी होगी या फिर एमएसपी बढ़ाई जाएगी तो इसका लाभ आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट हम समझते हैं, जो पेंशनर्स ओआरओपी ले रहे हैं, जी हाँ दोस्तों ध्यान से समझिए, जो पेंशनर्स वन रैंक वन पेंशन का लाभ ले रहे हैं, चाहे वो ओआरओपी 1 ले रहे हो चाहे वो ओआरओपी 2 ले रहे हो, उन सभी पेंशनर्स को इक्वल एमएसपी का लाभ मिल पाएगा, या फिर भारत सरकार जितनी भी एमएसपी बढ़ाएगी उसका लाभ मिल पाएगा। क्योंकि दोस्तों वन रैंक वन पेंशन पे आपकी एमएसपी इंक्लूड है, मिलिट्री सर्विस पे इंक्लूड है। तो यानी जब भी कोई नई टेबल आएगी ओआरओपी की, जैसे ओआरओपी 3 आए, 4 आए, कुछ भी नई रिवाइज टेबल आए, तो उसमें आपको बढ़ी हुई एमएसपी का फायदा मिलेगा। जब भी भारत सरकार एमएसपी पे फैसला देगी या फिर ऑर्डर निकालेगी, चाहे आप 2006 से पहले आए हो चाहे आप 2016 से पहले आए हो, यानी जब भी आपकी पेंशन रिवाइज होगी ओआरओपी में, तब आपको एमएसपी का फायदा मिलेगा, भले ही भारत सरकार आपकी एमएसपी कितनी भी बढ़ाए। ये मैंने आपको कंफर्म कर दिया। तो जितने भी वन रैंक वन पेंशन ले रहे हैं उनको फायदा मिलेगा अगर एमएसपी बढ़ाई जाती है या फिर इक्वल करी जाती है, क्योंकि फैसला आने के बाद एमएसपी का बढ़ा हुआ अमाउंट ओआरओपी टेबल में जोड़ना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, उसे ओआरओपी में एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे भारत सरकार 15,500 पे राजी हो गई या फिर 10,800 पे राजी हो गई, तो दोस्तों जो भी इसका आधा अमाउंट है वो आपका एडजस्ट किया जाएगा वन रैंक वन पेंशन टेबल में, जब भी आगे कोई टेबल रिवाइज होगी। फिर क्या लिखा है, अगर 2018 से लागू करती है तो गवर्नमेंट तो 2018 से एरियर देना पड़ेगा। अब दोस्तों ये गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन पे डिपेंड करेगा कि इक्वल एमएसपी को या फिर बढ़ी हुई एमएसपी को वो कब से लागू करती है, या जब से लागू करती है जब से ये केस डाला गया है इक्वल एमएसपी का 2018 से, या फिर उससे पहले लागू करती है। जैसे मान लेते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट अभी फैसला सुना देती है ओआरजेसीओ के पक्ष में, अगर भारत सरकार चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, अगर नहीं चाहती तो फिर ये फैसला हो सकता है। और दोस्तों कोर्ट का कुछ ऐसा भी आदेश हो सकता है कि इसे 3 महीने पहले या फिर 4 महीने पहले या फिर 2017 से 2018 से इसे लागू किया जाए। अगर भारत सरकार आसानी से मान जाती है तो दोस्तों इसका एरियर का भी फिर भुगतान करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट पीछे से आपका एरियर का भुगतान करती है, अगर इक्वल एमएसपी का फायदा आपको पीछे से मिलता है, बैक डेट से मिलता है, तो फिर आपका इसका एरियर भी बनता है, तो वो भी फिर भुगतान करना होगा। लेकिन दोस्तों अगर पीछे से आपका कैलकुलेट होता है तो फिर आपको एरियर भी भुगतान होगा, और जो आगे नई टेबल आएगी उसमें भी आपकी फिर नई एमएसपी ऐड होगी। ये मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं, लेकिन फायदा मिलेगा। इसके साथ जो सर्विंग एम्प्लॉई हैं उनको भी इसका फायदा मिलेगा इक्वल एमएसपी का, चाहे जितनी भी एमएसपी बढ़ाए भारत सरकार। फिर दोस्तों जो लास्ट बेसिक का 50% करके पेंशन ले रहे हैं, यानी जो 2018 के बाद आया या फिर 2016 के बाद आए, जिनको वन रैंक वन पेंशन नहीं मिला, वो अपनी लास्ट बेसिक का 50% करके पेंशन ले रहे हैं, तो दोस्तों उनकी पेंशन में भी एमएसपी एडजस्ट करी जाएगी, उनको भी बढ़ी हुई एमएसपी का लाभ मिल पाएगा। जैसे 15,500 हो जाती है तो दोस्तों फिर उसका आधा 7,750, और पहले से आप ले रहे हो 5,200 का आधा कितना 2,600, तो यानी 5,150 का फायदा फिर आपको मिल पाएगा। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अगर गवर्नमेंट 15,500 आपकी एमएसपी अप्रूव करती है तो इतना फायदा आपको मिल पाएगा 5,150 का। लेकिन ये भारत सरकार पे डिपेंड है कि वो कितनी एमएसपी आपकी अप्रूव कर दी है,
15,500 करती है या फिर 10,800 करती है, कितनी अप्रूव करती है, उसी के हिसाब से फिर आपका जो अमाउंट है वो एडजस्ट किया जाएगा आपकी पेंशन में। मैंने आपको बता दिया, जो 1 रैंक 1 पेंशन ले रहे हैं उनको भी फायदा मिलेगा, जो लास्ट बेसिक का 50% करके पेंशन ले रहे हैं उनको भी फायदा मिलेगा बढ़ी हुई एमएसपी का। तो दोस्तों आई होप आपके कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। जो काफी पेंशनर पूछते थे क्या सर हमें मिलेगा बढ़ी हुई एमएसपी का फायदा मिलिट्री सर्विस पे का, तो दोस्तों आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी दोस्तों वेलफेयर से जुड़ी जानकारियां, तमाम जानकारियां आपको मैं देता रहता हूं समय समय पर। तो दोस्तों तमाम जानकारियां पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।